बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं. देयर आर मेनी कन्फ्यूजन इन स्कूल एजुकेशन, सो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो टू गेट इट वेरी इजीली. बहुत धमाकेदार होने वाला है. इसको आप अगर देख लेंगे तो आपके जितने भी स्कूलिंग के बारे में, स्कूलिंग इज मीन्स व्हाट, 10th एंड 12th स्टैंडर्ड के बारे में जितने भी कंफ्यूजन है वो सब आपके दूर हो जाएंगे. क्योंकि मेनी टाइम्स मेनी पीपल्स केम टू मी and ask me about the pattern, but in the India there is no pattern of education. What pattern of education we are using in India, let us know. हम लोग इस वीडियो के बारे से देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग जब अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में हमारे पास में टॉप इंडियन बोर्ड से जो 10th एंड 12th के बच्चों को सर्टिफाइड करते कि दे आर पास 10th स्टैंडर्ड, दे आर पास 12th स्टैंडर्ड. वो 10वीं पास हो गए हैं, 12वीं पास हो गए, ऐसे. तो हमारे पास में सबसे पहले हम लोग जाएंगे कि टॉप इंडियन बोर्ड्स में क्या आता है. तो टॉप इंडियन बोर्ड्स में हमारे पास में सबसे पहले आता है स्टेट बोर्ड. यानी जिस किसी स्टेट में आप रहेंगे उस स्टेट में एक बोर्ड होता है जो 10th और 12th की एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करता है. हमारे पास में दूसरा आता है सीबीएसई. सीबीएसई सब जानते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. ये बहुत ही फेमस और अच्छे से इंडिया में रन होता है. फिर देन हमारे पास में आता है CISCE, माने काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस. ये बोर्ड प्राइवेट माने ऑटोनॉमस लेवल पे काम करता है. देन हमारे पास में आता है NIOS. NIOS ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के लिए जाता है. तो ये हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट बोर्ड्स हो गए जिसके थ्रू हम लोग 10th और 12th की एग्जामिनेशंस दे सकते हैं. देन हमारे पास में इंटरनेशनल बोर्ड्स भी इंडिया में अवेलेबल है. तो इंटरनेशनल बोर्ड में सबसे पहले आता है हमारे पास में IB. IB का मतलब होता है इंटरनेशनल बैकलॉरेट. देन हमारे पास में आता है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन जिसको हम लोग CRE बोलेंगे. देन फ्रेंच बैकलॉरेट आता है जिसको हम लोग FB बोलते हैं. देन कैनेडियन बोर्ड्स आता है. ये इस लेवल के इंडिया में सभी प्रकार के बोर्ड्स है जो इंडिया में बेसिकली स्कूलिंग सर्टिफिकेशन के लिए काम में आते हैं. पीपल्स केम टू मी, मैंने बहुत सारे लोग जब हमारे पास में आते हैं और पूछते हैं कि सर आपके पास में पैटर्न कौन सा है, तो मैं सबसे पहले आपको ये कंफ्यूजन दूर करवा दूं कि कोई पैटर्न से एजुकेशन नहीं चलता है. तो पूरे इंडिया में समझ के चलिए जिस किसी स्टेट में आप पढ़ते हैं, जैसे हम लोग महाराष्ट्र में पढ़ते तो हमारे पास में होगा हमारा रीजनल लैंग्वेज. रीजनल लैंग्वेज में से महाराष्ट्र की मातृभाषा है मराठी, तो हमारे पास में मराठी मीडियम स्कूल है. उसके बाद में हमारा महाराष्ट्र में हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, ऐसे भी स्कूलें हैं जो अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में चलती है. और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो ऑल ओवर इंडिया में एक कॉमन स्ट्रक्चर चलता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल. पूरे ऑल ओवर इसमें जो कॉमन स्ट्रक्चर चलता है वो होता है इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो ये सब बोर्ड्स में भी काम करते हैं. जैसे स्टेट बोर्ड में भी जाएंगे तो आप इंग्लिश मीडियम स्कूल मिलेगी, उसके साथ साथ में रीजनल लैंग्वेजेस के स्कूल मिलेगी जैसे मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम. आप किसी और स्टेट में चले जाएंगे तो वहां की जो रीजनल लैंग्वेज होगी उस रीजनल लैंग्वेज का स्टेट बोर्ड में कन्फर्मेशन होगा, उस लैंग्वेज के हिसाब से काम करना होगा. माने CBSE, तो CBSE में भी क्या है, तो वहां पर भी कोई पैटर्न से काम नहीं होता है. CBSE में भी मीडियम होता है. तो CBSE में भी इंग्लिश मीडियम कंप्लीटली मोस्टली यूज किया जाता है जो इंग्लिश मीडियम होता है. और CBSE में रीजनल लैंग्वेजेस के भी एजुकेशन दिए जाते हैं. अगर आप हिंदी में भी पढ़ना चाहते हैं CBSE में तो हिंदी मीडियम भी CBSE में अवेलेबल है. आप हिंदी में भी उसमें पढ़ सकते हैं. अब हिंदी में ही क्यों पढ़ सकते हैं, क्योंकि CBSE नेशनल बोर्ड है जो नेशनल गवर्नमेंट जिसको अंडरटेकन करता है. और नेशनल लैंग्वेजेस जो है, तो नेशनल लैंग्वेज हमारी जो होगी वो हिंदी है. तो इसके लिए CBSE में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम भी चलता है, लेकिन मोस्टली इंग्लिश मीडियम स्कूल CBSE में ज्यादा पाया जाता है. स्टेट में जैसे भी आप किसी भी स्टेट में जाएंगे तो रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ उस इंग्लिश मीडियम स्कूल को भी रन किया जाता है. देन बोर्ड से, ये बोर्ड्स क्या करते हैं, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है. ये बोर्ड्स क्या करते हैं, दे आर ओनली सर्टिफाइड यू आर पास 10th और 12th स्टैंडर्ड. आप 10वीं पास हो गए, 12th स्टैंडर्ड पास हो गए, बस इतना ही इनका काम है. इसका कोई बेसिकली कोई बेनिफिट्स होगा, यस हम लोग इस बोर्ड से पढ़ेंगे तो ये नहीं करने को मिलेगा, उस बोर्ड से करने को पढ़ेंगे तो वो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं और आपने स्टेट बोर्ड की एग्जाम दी तो आप मेडिकल में नहीं जा सकते, इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते, IIT में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है. आप किसी भी स्टेट बोर्ड को ले लो या किसी भी बोर्ड के एग्जामिनेशंस को दे दो, आपको फर्दर एजुकेशन के लिए उसका कोई उपयोग नहीं होता. बिकॉज ऑफ दैट दे आर ओनली बोर्ड्स. चलो स्टेट बोर्ड से पढ़े,
तो स्टेट बोर्ड्स में पढ़ने के बाद में अगर आप समझ के चलिए कि बोलेंगे कि नहीं अभी आप मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते या फर्दर एजुकेशन के लिए नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे पास में कैसे होता है, कंफ्यूजन करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। जैसे किसी भी स्टेट बोर्ड में पढ़ लीजिए, कैसे भी पढ़ लीजिए, तो यू आर एबल टू डू ईच एंड एवरीथिंग इन द फर्दर एजुकेशन। आप फर्दर एजुकेशन में सामने जो भी एजुकेशन लेना चाहते हैं, आप किसी भी बोर्ड के एग्जामिनेशन को ले लीजिए, आपको वो मिल जाएगा, उसके लिए आपको कोई रुकावट नहीं है। एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और मुझे सबसे बड़ी मजे की बात मैं आपको बता दूं कि जितने लोग एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं उनमें से भी आधे से ज्यादा लोग एक अनपढ़ की तरह होते हैं, उनको इन सब चीजों के बारे में मालूमात नहीं होती। वो बहुत टाइम हमारे पास में जब आते तो हमको जब पैटर्न पूछते तो हम लोग खुद ही हंसते कि दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन एजुकेशन सेक्टर्स एंड दे आर आस्किंग मी सच अ स्टूपिड क्वेश्चन टू मी कि व्हाट पैटर्न्स यू आर यूजिंग इन द स्कूल। सो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हंसते भी है। लेकिन आज जो वीडियो है मैं पूरा स्कूलिंग के बारे में आपको डिटेल देने वाला हूं। अब देख लीजिए कि आपने स्टेट बोर्ड में पढ़ा और स्टेट बोर्ड में पढ़ा हुआ अगर हम लोग कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन लेते तो 2 + 2 का 4 होगा, और आप इधर पढ़ के तो 5 होगा, इधर पढ़ के तो 6 होगा, ऐसा नहीं। आप कहीं पर भी पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स एंड साइंस बोथ आर सेम। साइंस कभी भी चेंजेस नहीं होती है। मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स के फार्मूलाज, मैथमेटिक्स के थ्योरम्स, ये चेंज नहीं होती है। उसके साथ साथ में साइंस में जितने भी फार्मूलाज है, साइंस एक बेसिकल साइंटिफिकली काम करती है, उस सीक्वेंस में कोई मेथोडोलॉजी में चेंजेस नहीं होती है। अगर समझ के चलो आप स्टेट में पढ़े तो पंखा इधर से घूमता है तो उधर घूमेगा, आप सीबीएसई में पढ़े तो इधर से घुमाए तो उधर घूमेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो अब सबसे मजेदार फैक्ट्स के ऊपर में बात करते हैं। सबसे मजेदार इसलिए है क्योंकि हम लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से, पेरेंट्स को नहीं समझने की वजह से, बच्चों को नहीं समझ में आने की वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। हम लोगों को कोचिंग वालों ने, जो प्रोफेशनल पैसे कमाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने हम लोगों को मूर्ख बनाया और हमेशा इस चीज से हमको दूर रखा है। तो जो बच्चे नीट का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते, जो बच्चे जेडब्ल्यू के एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करते, उनको मैं बता दूं, अभी आप देख लो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड एनसीईआरटी। मैं आपको वंडर दिखाता हूं कि एनसीईआरटी बुक्स में स्टेट बोर्ड के बुक्स में फर्क है क्या नहीं है। आप थोड़ा सा पास में लेके आ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देख लीजिए, मैं आपको एक पूरा, हम लोगों ने इसके ऊपर में काम किया, पिछले कितने तो भी दिनों से हम लोग इसके ऊपर में काम कर रहे हैं। जो हमारे बीच में कंफ्यूजन है, जो हमको बनाया जा रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने, प्रोफेशनल लोगों जो बनाते हैं कि नहीं आपको नीट देना है ना, आप जेडब्ल्यू देना है ना, तो एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, ऐसा पढ़ना चाहिए, वैसा कुछ नहीं होता। आपको दोनों चीजें साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे तभी काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा वंडर है, मैं आपको बता देता हूँ। चले आप यहाँ पर देख लीजिए, अभी मेरे पास में एक स्टेट बोर्ड का 11th का और एनसीईआरटी की बुक्स के हम लोग कंपैरेटिवली काम करते हैं। देखो अब जितने यूनिट्स यहां पर एनसीईआरटी के बुक्स में है, द सेम यूनिट इज इन द स्टेट बोर्ड आल्सो। अब मेरे बात पे विश्वास मत रखिए, आप एक काम करिए, आपके पास में स्टेट बोर्ड की भी बायो की बुक्स होगी। हम लोग अभी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूरा का बाइफर्केशन किया है, पूरा पोस्टमार्टम हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा और इतना टाइम आपके पास में भी नहीं है कि आप देखेंगे, सुनेंगे। आपको सिर्फ एक सजेशन है कि आप कोई भी एक स्टेट बोर्ड का बुक्स ले लीजिए, किसी भी एक सब्जेक्ट का ले लीजिए, बायो ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, और मैं जो बोल रहा हूँ वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके ऊपर में आप खुद ही चेक कर लीजिए। अब देख लीजिए, तो ये जो सेम कलर वाले जो लेसन है, तो ये सेम कलर लेसन वाले ये स्टेट बोर्ड का है, यानी ये 11 के स्टेट बुक्स में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी की बुक्स में दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए कि दोनों इसमें कैसे कैसे लेसन है, तो दोनों इसमें सेम लेसन है, माने एक भी लेसन आगे पीछे नहीं हुआ। कोई पिछले 6 महीने से हमारी टीम इसके ऊपर में काम कर रही, तो हमको नथिंग चेंजेस वी हैव फाउंड, एक भी चेंजेस हमको दिखा नहीं। ये सिर्फ बायो का नहीं बता रहा, तो अगर हम लोग समझ के चले ऊपर में जाइए, तो ये देखिए हम लोगों के पास में फिजिक्स है, तो फिजिक्स में भी देख लीजिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पहला लेसन हम लोग के पास में स्टेट बोर्ड में है, तो सेम लेसन इज हियर। बट क्या किया है कि एनसीईआरटी के बुक्स में एक यूनिट में जो लेसन है उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में उन्होंने कवर कर लिया है, यहाँ पर कंप्लीट टॉपिक्स एक ही लेसन में कंप्लीट किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं बोल रहा हूं करके मत करिए, कोई आपको बोल रहा है इसके लिए मत करिए।
आप खुद चेक कर लीजिए। आपके पास में दोनों बुक्स अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे स्टेट बोर्ड्स के 11-12 के एग्जामिनेशन देते, 12 के एग्जामिनेशन देते और प्रिपरेशन प्राइवेटली 0 अटेंडेंस पे करते। तो 0 अटेंडेंस ये मूर्ख बनाने का काम है। अब ये मूर्ख बनाने के सिस्टम में काम करते। अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में कुछ बच्चे आते, तो कुछ बच्चे पहली बार नीट एग्जामिनेशन या JEE में समझ के चलो क्रैक नहीं कर पाते, तो फिर हमारे पास में रिपीटर वो क्लासेस में बैठते। अब देखो वो कितने गधे हैं कि 2 साल उन्होंने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली, 2 साल प्रिपरेशन कर लिया, लेकिन अभी तक के उनको ये समझ में नहीं आया कि स्टेट बोर्ड और NCERT से के जो लेसन है वो सेम है या नहीं है, वही समझ में नहीं आया। और जब कभी हम लोग उनके बोर्ड एग्जामिनेशन का क्लास लेने जाते तो वो बच्चे आके बाहर बैठ जाते कि नहीं अभी ये हमारे लिए नहीं है, ये इसका चल रहा है ना, अभी स्टेट का चल रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन का चल रहा है ना, हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए नहीं है, हम लोग तो सिर्फ NCERT के क्लासेस करेंगे, कॉम्पिटेटिव के क्लासेस करेंगे। लेकिन मैं ये बता भी नहीं सकता उन्हें, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ही इस हिसाब से प्रोफेशनल लोगों ने, कोचिंग करने वालों ने इतना उनको पागल बना के रखा है ना, और उन्होंने भी आंख पे पट्टी बांध के सबको विश्वास कर लेते। हम तो बोलते कि हमारे पे विश्वास मत करो, आप देख तो लो, किसी बुक्स को पढ़ तो लो, दोनों को कंपैरेटिवली मैं आपको जैसे दिखा रहा हूं आप देखो तो सही। ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और ये अगर ये दिखाने जाओ तो मैं शाम हो जाएगी आपको, इतने सारे कॉमन लेसन यहाँ पर अवेलेबल से। और ये सिर्फ 11 के नहीं है, तो 12th में अगर हम लोग जाएंगे तो मैं 12th के भी आपको बता दूं कि 12th में भी NCERT और स्टेट की जो बुक्स है ये मैं आपके सामने दिखा ही रहा हूं। ये पूरे के पूरे जो ये लेसन से, ये पूरे के पूरे एक जैसे लेसन स्टेट बोर्ड में भी है, NCERT में भी सेम लेसन से और स्टेट बोर्ड के इसमें भी सेम लेसन से। अगर आप 2 टाइम अगर 2 क्लासेस में पढ़ जाएंगे तो क्या फायदा मिलेगा? नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन फायदा डेफिनेटली मिलेगा। और मैं आपको और एक चीज बता दूं कि ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जितना डिटेल ब्रीफ इंफॉर्मेशन स्टेट बोर्ड के साइंस के बुक में दी हुई है, उतनी ब्रीफ जो है वो NCERT के बुक्स में भी नहीं दी है। जब काम करने के बाद में मेरी पूरी टीम ने जब एक बाइफर्केशन निकाली तो उनको कंप्लीटली दिखा कि ये कंप्लीटली जितने लेसन स्टेट बोर्ड से आपको दिख रहे हैं उतने सेम लेसन आपको NCERT में ही दिखेंगे। और एक चीज आपको बता दूं मजे की बात कि इसमें कोई कंटेंट में कोई काम नहीं होता। मैं पहले ही आपको बोल दिया कि मैथमेटिक्स और साइंस डजंट चेंज, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके जो रूल्स बनी है, जिस सिद्धांतों के ऊपर में साइंटिफिकली वो काम किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग सेम। आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे, आप NCERT के बुक्स में पढ़ेंगे तो भी आपको वही सीख मिलेगी, आप स्टेट के बुक्स में पढ़ेंगे तो वही चीज मिलेगी, क्योंकि आपको साइंस और मैथमेटिक्स चेंज नहीं कर सकते। साइंस किसी भी बोर्ड के एग्जामिनेशन दे दो और यहाँ पर आउट ऑफ मार्क्स ले लो, 100% ले लो, माने 100 में से 100 मार्क्स ले लो, फिर भी हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था अलग की हुई है। आप बोर्ड एग्जामिनेशंस में कितने भी परसेंटेज ले लो, 99 ले लो, 100% ले लो, लेकिन आपको फर्दर एजुकेशन के लिए जैसे 12 के बाद में अगर समझ के चलो आपको मेडिकल में जाना है तो आपके वो परसेंटेज 0 हो जाते हैं। आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो आपके वो परसेंटेज 0 हो जाएंगे, यानी किसी भी तरह वो परसेंटेज काम नहीं करेंगे। माने 12 के बाद में अगर समझ के चलो आपको नीट का एग्जामिनेशन देना है या मेडिकल में जाना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी ही पड़ती है। आप समझ के चलो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी भी बोर्ड के एग्जाम दे दिए और फिर भी हमको समझ के चलो फर्दर एजुकेशन लेना है तो हमको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही जाना है। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आपका प्रिपरेशन कंपटीशन के लेवल पे आज से करना पड़ेगा। आप 12 के बाद में या 10 के बाद में अगर करेंगे तो फिर आपको कोई उपयोग नहीं होगा। हाँ, पहले कैसे होता था कि आप अगर 10 स्टैंडर्ड में अच्छे परसेंटेज लेते थे तो 11 स्टैंडर्ड के लिए आपको एक अच्छी कॉलेजेस मिल जाती थी। अभी तो 0 अटेंडेंस के नाम पे जो धंधा चला हुआ है या 0 के नाम पे जो काम चला है, कोचिंग के नाम पे जो ब्रांडिंग होती है, प्रोफेशनलाइजेशन आ जाता है, प्रोफेशनल लोग इसमें आ गए, कोचिंग के नाम पे जो पैसे कमाने के सिस्टम चालू हो गए, उसके वजह से तो आप अभी 10 स्टैंडर्ड में 50% भी ले ले, बाउंड्री पे भी पास हो जाएंगे ना, तो भी आप नीट का एग्जामिनेशन दे सकते, आप JEE का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। माने मतलब क्या है कि आप किसी भी बोर्ड की कितने भी परसेंटेज ले लीजिए, एजुकेशन सिस्टम में व्यवस्था ही ऐसी की है कि आपको फर्दर एजुकेशन अगर चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी ही पड़ेगी। अब उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देनी ही पड़ेगी तो मैं ये आपको सजेशन क्यों न दूं कि आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को
क्यों ना शुरुआत से चालू करें। आप 5th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड से लेके अगर आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की थोड़ी थोड़ी तैयारी आज से करेंगे तो आने वाले कॉम्पिटिशन्स में आप टिक पाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल बहुत बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि आपको अगर नीट का मेडिकल एग्जामिनेशन आपको देना है, एग्जामिनेशन मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 90 लेसन से और इतने बड़े बड़े और वास्ट और ब्रीफ लेसन से जो 2 साल के ड्यूरेशन में आपको ब्रीफ और अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, 2 साल में नहीं बना सकते। अगर आपका पहले से प्रिपरेशन होगा तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। माने 1 महीने में अगर 4 लेसन भी अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते तो समझ के चलो 25 मंथ्स और 20 मंथ्स हमको ये सिर्फ लेसन कंप्लीट करने के लिए लगेंगे। अब हमारे पास में 22 मंथ्स के ऊपर में बोर्ड एग्जामिनेशंस और नीट का एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए समय हो गया, तो इतने सारे समय कहाँ से लाएंगे? जो बच्चा 10वीं तक के 12वीं तक के समझ के चलो 2 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकता, वो नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, JEE के प्रिपरेशन के लिए 14 घंटा 16 घंटा कैसे प्रिपरेशन करेगा, कैसे बैठ पाएगा? अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज से ही आपको अपनी प्रिपरेशंस को चालू करनी पड़ेगी। माने बोर्ड किसी भी एग्जामिनेशन दे दो, बोर्ड हमारे लिए सेकेंडरी है। आप CBSE दो, स्टेट बोर्ड दो, CISE दे दो, क्योंकि वो व्यवस्था ही ऐसी की गई है कि ये बोर्ड की कोई कीमत ही नहीं है। ये बोर्ड सिर्फ हमारे पास में सेकेंडरी है। आपको फर्दर एजुकेशन चाहिए तो फर्दर एजुकेशन के लिए आपको मेडिकल के लिए जाना है तो एंट्रेंस एग्जाम ही देनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग के लिए जाना है, IIT के लिए जाना है तो एंट्रेंस एग्जाम ही देनी पड़ेगी। तो क्यों ना आपका जो प्रिपरेशन है मार्केट में टिकने के लिए, कंपटीशन में रहने के लिए, अगर आपको करना है तो ये सब चीजें आपको शुरुआत से ही करनी पड़ेगी। अगर आप समझ के चलो ये नहीं करेंगे तो जब आप 10th के बारे में कुछ विचार करेंगे तो कंपटीशन शुरू होने के पहले ही आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स बहुत टफ होने वाली है। अब इस टफ कॉम्पिटिशन्स में देख लीजिए, क्योंकि 25 लाख लोग अगर नीट का एग्जामिनेशन देते हैं और 1 लाख कुछ हजार सीटें, 1000 सीटें हमारे पास में, तो 24 लाख स्टूडेंट जाएंगे कहाँ? और हर दिन ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। हर दिन कंपटीशन टफ होगा और टफ होने के साथ साथ में आप कंपटीशन से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे।